आपको दिखाते हैं जी न्यूज का 5 राज्यों में हुआ एआई एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इन राज्यों में किसकी सरकार बन सकती है। इन राज्यों में वोटों की गिनती भले ही 4 मई को होगी, लेकिन इससे पहले जी न्यूज का एआई एग्जिट पोल आपको बताने जा रहा है किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। तो एआई एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिल सकता है। बीजेपी सरकार यहां पर बना सकती है। बंगाल में बीजेपी को मिल सकती है 144 से 160 सीटें, टीएमसी को मिल सकती है 129 से 145 सीटें और अन्य के खाते में जा सकती हैं 1 से 5 सीट। असम की हम बात कर लेते हैं। असम में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल में बीजेपी को असम में 80 से 86 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस गठबंधन को 29 से 35 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 8 से 13 सीटें। तो बंगाल की बात हो गई, असम की बात हो गई। अब एआई एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में क्या, जल्दी से वो भी आपको बता दें। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। डीएमके गठबंधन को मिल सकती है 140 से 162 सीटें और एआईएडीएमके प्लस को यानी गठबंधन को 52 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 13 से 33 सीटें। केरलम की बात कर लेते हैं। केरला में जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक यूडीएफ और एलडीएफ में कांटे का मुकाबला है। यूडीएफ को मिल सकती है 63 से 74 सीटें, एलडीएफ को 58 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के खाते में जा सकती है 2 से 5 सीटें। पुडुचेरी में जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को मिल सकती है 14 से 18 सीटें। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 से 11 सीटें जाती दिख रही है, जबकि अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 से 4 सीटें। बंगाल में आज हुए दूसरे और आखिरी चरण के मतदान की सेकेंड फेज में 142 सीटों पर आज वोट डाले गए। इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस कोशिश में कई जिलों से हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आई। जमकर बवाल हुआ। देखिए दूसरे चरण में कैसा हिंसक रण हुआ। पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, मारपीट हुई, लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची। बंगाल चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व बर्धमान के कई इलाकों से हंगामे और मारपीट की खबरें सामने आई। बीजेपी, टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता आपस में लड़ते, भिड़ते, उलझते नजर आए। हालात संभालने के लिए कई जगह सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। जरा ये तस्वीरें देखिए। आपस में हुई झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के समुद्रगढ़ स्थित दफ्तर पर धावा बोल दिया। जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई, बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए, मोटरसाइकिलों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे की खबर पाकर मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने लाठियां फटकार कर हालात को काबू में किया और उपद्रवियों को खदेड़ा। कोलकाता के भवानीपुर से आया ये वीडियो देखिए। जय हिंद भवन पोलिंग बूथ पर मतदान में गड़बड़ी की कोशिश करने वालों को सुरक्षा बलों ने कैसे सबक सिखाया। बताया जा रहा है कि यहां बीजेपी कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी पर हमले की कोशिश हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों को सख्ती दिखानी पड़ी। भवानीपुर में हुए बवाल और हंगामे का ये दूसरा वीडियो देखिए। कैसे सुरक्षा बल हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवियों को लाठी चार्ज कर खदेड़ा जा रहा है। अफरा तफरी मची हुई है। हावड़ा के बाली से आई ये तस्वीर देखिए। ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश करने वाले एक युवक का सुरक्षा बलों ने क्या हाल किया। पिटाई के बाद कुछ इस तरह से चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को सुरक्षा बलों ने पोलिंग बूथों से दूर कर दिया। गड़बड़ी करने वालों का टांग टांग कर इलाज किया गया। अब मारपीट की ये तस्वीरें देखिए। हुगली जिले में टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई, लात घूंसे चले। खानकुल इलाके में बूथ पर नकली पोलिंग एजेंट बिठाने को लेकर ये सारा हंगामा और मारपीट हुई। दक्षिण 24 परगना के भांगर विधानसभा क्षेत्र में भी बवाल हुआ। यहाँ आईएसएफ उम्मीदवार नौशाद सिद्दीकी मतदान केंद्रों का दौरा करने पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद आईएसएफ और टीएमसी वर्कर आमने सामने आ गए। संवेदनशील माने जाने वाले भांगर इलाके में इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया।
दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर इलाके में भी टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। यहां आईएसएफ कैंडिडेट नौशाद सिद्दीकी के खिलाफ हो रही टीएमसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के चलते विवाद खड़ा हुआ। डायमंड हार्बर के फालता में भी हंगामा कर रही भीड़ पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। इस दौरान टीएमसी समर्थक महिलाएं वोट चोर के नारे लगाती नजर आईं। नार्थ 24 परगना के कंचरपाड़ा इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। देखिए कैसे हाथापाई हो रही, हंगामा मचा हुआ है। दक्षिण 24 परगना जिले में बसंती के बूथ नंबर 76 पर बीजेपी उम्मीदवार विकास सरदार की कार पर हमला किया गया। हमलावरों ने कार के शीशे तोड़ दिए। सरदार ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। सरदार का यह भी कहना है कि उनके सुरक्षाकर्मी की बंदूक छीनने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज की 142 सीटों पर आज वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि इन सीटों पर हुए चुनाव में जो भी दल बाजी मारेगा सरकार वही बनाएगा। इसीलिए इस चरण में जगह जगह से ईवीएम से छेड़छाड़, मारपीट, झड़प और नारेबाजी की घटनाएं सामने आई, जो ये बता रही हैं कि बंगाल चुनाव में माहौल बहुत टाइट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चार धाम यात्रा चल रही है और अब तक केदारनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। लाखों कतार में हैं, लेकिन इन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में छिपे हुए हैं वो कट्टरपंथी जो इस सनातनी यात्रा में नफरत का जहर घोलने की साजिश कर रहे हैं। इन लोगों ने साधुओं का भेष धारण किया हुआ ताकि इनकी पहचान ना हो पाए। ये इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और इन कालनेमियों की धरपकड़ का अभियान शुरू हो गया है। अपना साधु का वेश धारण करके अशांति फैला सकते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा को शुरू हुए अभी एक सप्ताह ही बीता है कि कट्टरपंथी साजिशों का साया बाबा केदार के श्रद्धालुओं पर, महादेव के पवित्र धाम पर मंडराने लगा है। संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु का वेश धारण करके वहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों के रूप में काम कर रहे हैं। तो क्या जिस कट्टरपंथी साजिश से हिंदू अभी तक डर रहे थे, वो केदार धाम में सनातन धर्म के खिलाफ अपना प्लान कालनेमी एक्टिवेट कर चुके हैं? ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए और जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए। साधु संतों के वेश में कालनेमी सनातनियों को टारगेट करने की फुल प्रूफ तैयारी कर चुके हैं और यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। श्रद्धालुओं के बीच घूम रहे हैं कुछ ऐसे कालनेमी जो कट्टरपंथी विचारधारा लिए भीड़ का फायदा उठाकर भक्तों का वेश धारण कर यहाँ की शांति को भंग करने की फिराक में। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने तमाम भक्तों और प्रशासन को इसे लेकर अलर्ट किया है। संज्ञान में आया है कि कुछ लोग जो है वो अपना साधु का वेश धारण करके वहाँ पर कुछ सामाजिक तत्वों के रूप में काम कर रहे हैं और वहाँ शांति फैला सकते हैं। ऐसे में मेरे द्वारा जो है जिला पुलिस को ये निर्देशित किया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी चलाया जाए और जो भी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए और यदि किसी के खिलाफ कोई सबूत प्राप्त होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। केदारनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ही मांग उठी थी कि सनातनियों की इस तीर्थ यात्रा में मुसलमानों के प्रवेश पर बैन लगा दिया जाए। ऐसे में इन कट्टरपंथियों ने घुसपैठियों के लिए साधुओं का वेश अपनाने की साजिश रच डाली, यानी कालनेमी केदारनाथ धाम में एंट्री कर चुके हैं। माथे पर तिलक और भगवा वस्त्र में सनातनियों के बीच मौजूद हैं। गले में रुद्र की माला और हाथों में कमंडल लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कट्टरपंथियों का केदार धाम में कालनेमी प्लान एक्सपोज हो चुका है। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी के निर्देश पर विशेष मॉनिटरिंग टीम गौरी कुंड से केदार धाम तक पैदल मार्ग का निरीक्षण कर रही है। ये टीम यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुविधाओं की भी समीक्षा कर रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान होने पर उसके खिलाफ एक्शन को तैयार है। इसके लिए संदिग्ध दिखने वालों से पूछताछ के साथ उनके पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। इस अलर्ट के बाद से साधु संतों में गुस्सा है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस पर पर्दा डाल रहे हैं। सनातनियों के एक आस्था का केंद्र है, वहाँ केदारनाथ में जा करके जिस तरह एक साधु भेष बना करके एक सनातनियों के आस्था का अपमान कर रहे हैं, ये साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। कुछ टोपी वाले
जाली टोपी वाले जिहादी मानसिकता के लोग देश का माहौल खराब करने के लिए संत की चोला पहनकर, संत का भेष रखकर छलना चाहते हैं। शांति भंग करने के लिए अगर कोई आदमी तथा कथित तरीके से कोई भेष धारण करके हमारे साधु महाराजों का अगर देश के अंदर अशांति फैलाता है तो उसका इलाज पुलिस को करना चाहिए। प्रशासन एक्शन मोड में है तो कट्टरपंथियों को मिर्ची लगना लाजमी है, लेकिन कालनेमियों के इलाज के लिए बंदोबस्त बराबर किए हुए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए करीब 7000 पुलिसकर्मी दिन रात तैनात हैं। इनके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी की कंपनियों की तैनाती की गई है। एटीएस कमांडो भी पूरे क्षेत्र में तैनात है। 360 डिग्री कैमरा और 90 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा ट्रैकिंग रूट, हाईवे, हेलीपैड और मंदिर परिसर में लगाए गए हैं। 24/7 कंट्रोल रूम हर जिले में सक्रिय किया गया है। साथ ही गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। कुल मिलाकर कालनेमी ना पहले और ना अब अपने मंसूबे में किसी हाल में सफल हो पाएंगे। नफरतियों और कट्टरपंथियों पर पुलिस और प्रशासन की नजर हर पल बनी हुई है। जरा सी हरकत और इनके खिलाफ कार्रवाई पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुंबई में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले जुबैर अंसारी को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि जो जिहादी जुबैर कलमा पढ़ने को कह रहा था और फिर चाकू मार दिया, उसके कमरे से जो चीजें मिले हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। इसमें सबसे अहम थी उसके कमरे में एंट्री के पहले दरवाजे पर लिखी 4 शर्तें। ये 4 शर्तें जुबैर अंसारी की पूरी कट्टरपंथी सोच की पूरी किताब है। ये शर्तें बताती हैं कि जुबैर ने किस तरह से मुंबई में सीरिया वाली साजिश रची। कुल्हू अल्लाहु अहद 3 बार पढ़े। कुरान के 112वें अध्याय सूरा अल इखलास की आया 3 बार पढ़े। बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर एंटर करें। यह किसी मस्जिद के गेट पर लिखी इबारत नहीं है। ये जुबैर के जहरीले दिमाग से निकले उसके घर के दरवाजे पर चस्पा की गई कट्टरपंथी किताब का पहला अध्याय है। यह गवाही है कि धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर किस कदर कट्टरपंथी बन चुका था। मुंबई के मीरा रोड के आरोपी जुबैर के घर के दरवाजे पर जो लिखा गया था उसे फिर से पढ़ें। कुरान के 112वें अध्याय सूरा अल इखलास की आया 3 बार पढ़े। बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर एंटर करें। यह वही जुबैर है जो कि इतना रेडिकलाइज हो चुका था कि उसने 2 हिंदुओं पर चाकू से हमला कर दिया था। उसके दरवाजे की ये तस्वीर है। दरवाजे के अंदर उसने एक छोटा सा स्टिकर देखिए चिपका के रखा है और इस स्टिकर में साफ तौर पे आप देखिए लिखा हुआ है रीड कुल हु अल्लाहु अहद। ये सूरा इखलास का एक आयत है। इसे 3 बार पढ़ें। इसमें साफ तौर पे देखिए क्या लिखा है, रीड कुल हु अल्लाहु अहद 3 बार, दुरूद शरीफ 1 बार, बिस्मिल्लाह कहें, सलाम करें और फिर अंदर प्रवेश करें। जुबैर के कमरे का यह राज यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों और उसके घर से जो नोट मिले उसमें भी खुलासा हुआ है कि कैसे उसके दिल में जिहाद पनप चुका था। जिहाद की बिशबेल कैसे जुबैर के दिमाग पर काबू जमा चुकी थी। जुबैर के घर से मिले नोट्स में आईएस का झंडा बना था। साथ ही लिखा था कि अब लोन उल्फ तुम पर झपटेंगे, तुम बिलाद अल हिंद में असली जिहाद देखोगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो सभी मुसलमानों को हिदायत दे। युवाओं से कहते हैं कि वे अपनी फैमिली की चिंता किए बिना इस्लामिक स्टेट से जुट जाएं। आज हम अकेले हैं और सबके ठुकराए हुए हैं। परिवार, बीवियां, माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। गाजा केवल खिलाफत से ही आज़ाद होगा। खिलाफत सुन्नियों की एकमात्र उम्मीद है। ये सेल्फ रेडिकलाइज था। इसके पास से कुछ ऐसी किताबें मिली हैं जिसे पढ़कर वो इस तरह से रेडिकलाइज हुआ और दूसरे धर्म के लोगों को मारो, इस तरह की उसकी सोच थी। इस तरह का उसे जिहाद करना था। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी करने के बाद एटीएस को की हिरासत में दे दिया गया है।
आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट IS से जुड़ने की उसकी मंशा का खुलासा तो पहले ही हो चुका है। जुबैर का जब आतंकी संगठन से संपर्क नहीं हो पाया तो उसने खुद ही लोन उल्फ हमला करने का फैसला कर लिया। महाराष्ट्र ATS की पूछताछ में कई बातों का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जुबैर अंसारी पिछले करीब 4 महीने से डार्क वेब और एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए IS तक पहुंचने की कोशिश में जुटा था। कई कोशिशों के बावजूद उसे कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने सोचा कि अगर वो खुद हमला करेगा तो शायद संगठन का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। मुंबई ATS इस बात की जांच कर रही है कि जुबैर किन किन लोगों के संपर्क में था और उनके बीच क्या बातें हुआ करती थी। वो करीब 2 साल से नया नगर मीरा रोड इलाके में किराए पर रह रहा था। जिन बच्चों को वो केमिस्ट्री और मैथ्स के ट्यूशन पढ़ाया करता था उनके साथ उसका व्यवहार कैसा था, क्या उनसे भी IS पर कोई चर्चा की। अमेरिका में क्या अंसारी का कोई हैंडलर था जो उसे लोन उल्फ अटैक के बारे में गाइड कर रहा था। ATS जुबैर अंसारी के विदेशी संपर्कों, ऑनलाइन गतिविधियों, संभावित नेटवर्क और फंडिंग एंगल की जांच कर रही है। बहरहाल जुबैर की गिरफ्तारी पढ़े लिखे युवकों के आतंकी बनने की उस मंशा से मेल खाते हैं जो दिल्ली धमाके के दौरान दिखा था जब डॉक्टर की टोली गिरफ्तार हुई। सिर्फ एक उदाहरण नहीं, कट्टरपंथ की ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीर KGMU में भी दिखी थी। ये देश के मुस्लिम युवाओं के कट्टरपंथी बन जाने की बेहद खतरनाक तस्वीरें हैं जिनका एक ही तोड़ है, इन्हें कट्टरपंथी तालीम हासिल करने से पहले ही तोड़ दिया जाए। मुंबई से अश्विन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं कट्टरपंथी पाकिस्तान। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर किसी भी हाल में हिंदुस्तान को अशांत करना चाहता है और इसका जिम्मा मुनीर ने ISI को दिया। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने में नाकाम होने के बाद अब मुनीर भारत के अंदर बैठे गैंगस्टर्स के जरिए हिंदुस्तान को दहलाना चाहता है, हिंदुस्तान में लोन वुल्फ अटैक करना चाहता है। लेकिन इससे पहले वो इसे अंजाम देते, दिल्ली पुलिस ने उनके पाले हुए संदिग्धों को धर दबोचा। इनके पास से इतने खतरनाक हथियार मिले हैं कि अगर समय रहते दिल्ली पुलिस इन्हें नहीं पकड़ती तो ये कितना बड़ा हमला करने वाले थे, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 3 तुर्की मेड जिगाना पिस्टल, 3 हाईटेक ग्लॉक पिस्टल, 9 मुंगेर मेड देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 2 बंदूक, मैगजीन, गोलियां। इन हथियारों से दिल्ली समेत पूरे देश में कत्लेआम मचाने की तैयारी थी। इन हथियारों को मुनीर और ISI ने ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान भेजा था। इन हथियारों से गैंगस्टर के जरिए देश में आतंकी हमले की साजिश थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे फेल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने मुनीर और ISI के 9 प्यादों को पकड़ा है जो भारत में 23 हाईटेक हथियारों से नरसंहार करने की तैयारी में थे। लेकिन ये मुनीर के टेरर प्लान को अंजाम देते इससे पहले उन्हें धर लिया गया। इनके पास से 9mm पिस्टल, शॉटगन और 92 जिंदा कारतूस मिले। मुनीर इन्हीं हथियारों के जरिए भारत को दहलाना चाहता था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। ISI ने भारत में 2 रास्ते से इन हथियारों की सप्लाई की थी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से सीधे भारत के पंजाब में हथियारों की खेप भेजी गई थी, जबकि दूसरा रास्ता है नेपाल बॉर्डर, जहां से ये हथियार भारत भेजे जा रहे थे। इनके पास से जो हाईटेक हथियार मिले उसमें तुर्की मेड जिगाना पिस्टल है, जबकि दूसरा ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल है। ये दोनों अपराधियों के फेवरेट हथियार हैं। जिगाना पिस्टल की कीमत 7 लाख रुपए है। भारत में इसके इस्तेमाल और खरीद बिक्री पर रोक है। इसके कुल 16 मॉडल है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और इससे एक साथ 15 राउंड गोलियां फायर होती हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि छोटा और हल्का होने की वजह से इसे छिपा पाना आसान होता है और यही कारण है कि गैंगस्टर की ये पहली पसंद है। इसका इस्तेमाल लॉरेंस गैंग के शूटर से ज्यादा करते हैं। वहीं ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल भी बढ़ा है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी बदमाशों ने ग्लॉक पिस्टल से ही की थी। ये 9mm कैलिबर की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। ट्रिगर दबाते ही एक के बाद एक 36 गोलियां फायर होती है।
इसकी गोली 1230 फीट प्रति सेकंड की गति से दुश्मन को लगती है। इसकी रेंज 50 मीटर है। इसकी कीमत 8 लाख रुपए है। भारत में आम लोगों के इस्तेमाल पर बैन है। इन हथियारों के जरिए मुनीर और आईएसआई हिंदुस्तान में मास किलिंग की साजिश रच रहे थे। जो रिश्तेदार हैं शहबाज अंसारी के, ये उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करता था खुद जाके उन लोगों को, क्योंकि इसके कॉन्फिडेंट होते थे। तो ये एक नेटवर्क जिसको बिल्कुल A to Z मैप किया गया और मैप करके इसको प्रॉपर तरीके से बस्ट किया गया। इसमें अभी भी काम चल रहा है और आगे भी कुछ अरेस्ट होंगी तो आपके साथ शेयर कर जाएंगे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन दरिंदों को पहचान लीजिए। ये अपने अपने इलाके के छटे हुए अपराधी हैं और अब आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला शहबाज अंसारी हथियारों की सप्लाई कर रहा था। शहबाज अंसारी के साथ उसका चाचा रिहान अंसारी और जीजा इरफान अंसारी इस गैंग को ऑपरेट करते हैं। शहबाज अंसारी बांग्लादेश में है तो रिहान अंसारी दुबई में बैठकर हथियारों की डीलिंग करता है, जबकि इरफान अंसारी भारत में हथियारों की डिलीवरी और सप्लाई करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल और पंजाब बॉर्डर के जरिए हथियारों की सप्लाई करते थे। राहिल अंसारी, जो शहबाज का भाई है, भारत में हथियारों की खेप को रिसीव करता था। उसके पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते हथियार तस्करी के नेटवर्क को उनके ही रिश्तेदार वसीम और इमरान संभालते थे। राहिल दिल्ली में डीलिंग संभालता था, जबकि इमरान नेपाल बॉर्डर के जरिए हथियारों की तस्करी में माहिर है। शहबाज हो या फिर रिहान या इरफान, हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा मुनीर का कोई भी एजेंट या आतंकी सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं पाएगा। प्रमोद शर्मा, दिल्ली, जिमी। योगी ने यूपी में एक बार फिर आक्रांताओं की महिमा मंडन की कोशिश को नाकाम कर दिया। यूपी के जालौन में कुछ लोग आक्रांता गाजी मियां की मजार पर जलसा करने की फुल तैयारी में बैठे थे। न्योते जा चुके थे, लेकिन योगी प्रशासन ने ऐन वक्त पर मेले को इजाजत नहीं दी और गाजी की मजार पर होने वाले जलसे पर बड़ी स्ट्राइक कर दी। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना। आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। योगी किसी भी बात को लेकर एक ही बार कहते हैं, लेकिन बेहद सोच समझकर वो हर फैसला लेते हैं। एक ऐसा ही फैसला उन्होंने पिछले साल लिया था, जिसे योगी प्रशासन ने इस साल फिर एक्सटेंशन दे दिया। वो फैसला था क्रूरता के मामले में औरंगजेब का भी बाप कहे जाने वाले सालार मसूद गाजी की मजार पर जलसे की रोक का, जिसे इस साल भी यूपी प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। यूपी के ही जालौन जिले के चतेला गांव में गाजी मियां की मजार है, जहां हर साल पारंपरिक जलसा, मेला और कव्वाली का आयोजन होता आया है। लेकिन बीते साल की तरह इस साल भी प्रशासन ने इन आयोजनों की इजाजत नहीं दी, जबकि आसपास के गांव में प्रचार किया जा रहा था कि 26 और 27 अप्रैल को गाजी मियां की मजार पर मेला और कव्वाली का आयोजन होगा। इसके पीछे प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी औपचारिकताओं के पूरा न होने का हवाला दिया। लेकिन इधर मजार कमेटी की ओर से आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। अब प्रशासन के फैसले से मजार कमेटी में खासी नाराजगी है। हम लोग परमिशन लेने जाते हैं। विगत वर्षों में हम लोगों को परमिशन मिलता रहा, लेकिन 2 साल से नहीं मिल रहा। फिर भी हिंदू जागरण मंच प्रशासन पर प्रेशर दिखा करके हमारे उसको कैंसिल कराता है और हम लोग मजबूर होकर के, मायूस होकर के इस आयोजन को करने में नाकामयाब हो जाते हैं। मजार कमेटी का कहना है कि इस मजार का बहराइच में मसूद गाजी की मजार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तब भी 2 साल से वो जलसे का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। यूपी के ही बहराइच में मसूद गाजी की सबसे बड़ी मजार है। वहां भी बरसों से गाजी का मेला लगता था, लेकिन सीएम योगी ने मेले पर रोक लगाकर बहराइच से गाजी का नाम मिटा दिया। गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। योगी ने ठाना
तो वो केवल बहराइच में ही नहीं बल्कि संभल और प्रयागराज में भी लागू हो गया। अब जालौन में भी लगातार दूसरे साल गाजी मियां के मेले को होने से पहले ही रोक दिया गया, जो ये बताता है कि यूपी में अब भी आक्रांता का नहीं बल्कि सनातन का ही जयगान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट में कहने के लिए सीज फायर लागू है, लेकिन नेतन्याहू के लिए हिजबुल्लाह पर हमला शायद सीज फायर के दायरे में नहीं आता। इसलिए इजराइल ने लेबनान में बमों की भयानक बारिश की है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर पलटवार की धमकी दे रहा है। इजराइल से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर तक फैली हुई लगभग 10 साल में बनाई गई स्नाइपर बंदूकें, विस्फोटक हिजबुल्लाह लड़ाकों का ठिकाना। ऐसे ही सुरंगों के फैले जाल को मिट्टी में मिलाने में इजराइल को गाजा में करीब 2 साल लग गए और अब यही काम इजराइल ने लेबनान में शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के जमीन के अंदर सुरंगें बनाकर महफूज रहने पर पूर्ण विराम लगा दिया है। पिछले 24 घंटे में इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऐसी 2 सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है। और यही नहीं, सीज फायर के धज्जियां उड़ाते हुए इजराइल ने लेबनान के दूसरे इलाकों बीत जबी बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों, रॉकेट लॉन्चर और लड़ाकों पर हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए हैं। ट्रंप खलीफा को और खलीफा ट्रंप को धमकियों का ओवरडोज दे रहे हैं। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में सीजफायर को बमों के धुएं में उड़ा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने लेबनान को धमकी दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मैंने इजरायली सेना को आदेश दिया है कि ब्लू लाइन तक के सुरक्षा क्षेत्र में जमीन के ऊपर और नीचे मौजूद सभी आतंकी ढांचे को गाजा की तरफ पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, ताकि गैलीली इलाके में रहने वाले लोगों को खतरे से बचाया जा सके। ब्लू लाइन करीब 120 किलोमीटर लंबा इलाका है जो दक्षिणी लेबनान में फैला हुआ है। ये दोनों देशों के बीच एक तरह की सीमा का काम करता है। इजराइल इस ब्लू लाइन पर कब्जा कर लेबनान की ओर से होने वाले हमलों से इजराइल को पूरी तरह सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि फिर सीज फायर का क्या हुआ। 16 अप्रैल 2026 को अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हुआ। इसे बाद में 3 हफ्ते और बढ़ाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे और ड्रोन हमले किए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमले को सीज फायर का उल्लंघन बताया और बदला लेने की धमकी दी। तपती गर्मी में मिडिल ईस्ट के हालात किसी ज्वालामुखी की तरह धधक रहे हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च 2026 से शुरू हुए इस खूनी संघर्ष में अब तक 2534 लोगों की जान जा चुकी है। 7863 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। लेबनान की लगभग 20% आबादी यानी 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दर दर भटकने को मजबूर हैं। लेबनान के शहरों और गांवों में मलबे के ढेर और बिलियनों डॉलर की बर्बादी इस युद्ध की गवाही है। इजराइल के लेबनान पर हमले ईरान अमेरिका के बीच इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान किसी समझौते पर दस्तखत नहीं होने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। ईरान इस बात पर अंत तक टिका रहा कि इजराइल को लेबनान पर हमले बंद करने होंगे, लेकिन अमेरिका इसका भरोसा नहीं दे सका। इसकी वजह है इजराइल का हिजबुल्लाह को लेकर क्लियर स्टैंड। लेबनान के हिजबुल्लाह ईरान पोषित हैं। पड़ोस में होने के कारण इजराइल को हिजबुल्लाह के लिए टारगेट करना आसान होता है। ईरान की तरह हिजबुल्लाह भी इजराइल को अरबों की जमीन पर कब्जा करने वाला मानते हैं, यानी यहूदियों के नेशन से उन्हें नफरत है। लिहाजा इजराइल का मानना है कि हिजबुल्लाह को खत्म करना उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। यही वजह है कि इजराइल हिजबुल्लाह को चुन चुन कर मारता रहा है और ईरान हिजबुल्लाह को खाद पानी मुहैया कराने से कभी नहीं चुका। लेकिन अब सवाल मध्य पूर्व में ईरान अमेरिका टकराव का है और लेबनान पर इजरायली हमले जब तक होते रहेंगे, ईरान शायद ही टॉक्स टेबल पर बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपना घर चल नहीं रहा है और दूसरों का झगड़ा सुलझाने चला था तानाशाह मुनीर। पाकिस्तान में ना तेल है ना गैस है, लोग भूख से मर रहे हैं। अब तो लोग अपनी जान पर खेलकर अपनी पेट की आग को बुझा रहे हैं। पाकिस्तान में गैस की इतनी ज्यादा किल्लत है कि लोग अब बलून में गैस भर कर ले जा रहे हैं और उससे खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े प्लास्टिक में गुब्बारे हैं, ये कोई आम गुब्बारा नहीं है।
बल्कि इसमें ज्वलनशील गैस है। इस गुब्बारे में भी गैस है। यहां लोग इस प्लास्टिक के बलून में गैस भर रहे हैं। घर में मौजूद प्लास्टिक के इस थैले में भी गैस है। पाकिस्तान में जिसे देखो उसके हाथ में आजकल प्लास्टिक का ऐसा ही बलून नजर आ रहा है। इन गुब्बारों में कोई आम गैस नहीं भरी, बल्कि जिस गैस से घरों में खाना बनता है, चूल्हा जलता है, वो कुकिंग गैस इसमें भरी हुई है। और उसे खाना पकाने वाली गैस से भरे इन गुब्बारों से आजकल पाकिस्तानी खाना पका रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन गुब्बारों से खाना कैसे बनता होगा। तो जिस तरह से इसमें गैस भरी जाती है, ठीक उसी तरह प्लास्टिक के थैले में एक पतली सी पाइप लगाकर इसे सीधे चूल्हे से जोड़ दिया जाता है। न कोई रेगुलेटर, न ही कोई सेफ्टी पैमाना। पाकिस्तान में हर कोई यही बम लेकर घूम रहा है। खाना बनाने के लिए इन गुब्बारों का इस्तेमाल कर लोग जान से खेल रहे हैं, क्योंकि एक धमाका हुआ और सब कुछ तबाह। पाकिस्तान के बाजार में गैस से भरे ऐसे गुब्बारे खूब बिक रहे हैं। ये एक गुब्बारा करीब 1000 से 1500 रुपए में मिल रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लोगों के पास रोजगार है नहीं और अब खाने के लिए दाने दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। अब तानाशाह के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।